नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग लेखपाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लगाएंगे। और बिहार पीसीएस की भी टेस्ट सीरीज चालू हो गई है, तो वो भी टेस्ट सीरीज दूसरी वाली आएगी। ठीक है, इसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए हैं लेखपाल के प्रैक्टिस सेट में। और हम लोग को क्या करना है, इसके ऑप्शन से बहुत सारे नए नए क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ऑप्शन से बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सेट में पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले क्या घटित हुआ था। तो पहला दिया गया श्री राजगोपालचारी योजना। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1944 में। ठीक है। दूसरा मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। अब ये बताओ अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। ठीक है। बेबेल योजना कब हुई थी? तो 1945 में। तो अब बताओ कि इसमें सबसे पहला कौन सा घटित हुआ था? तो मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। अब देखो मोपला विद्रोह के बारे में सुनो। तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अली मुस्लियार। अली मुस्लियार ने किया था। और शुरुआत में क्या था, ये शुरुआत में विद्रोह जो था एक कृषक विद्रोह था, पर बाद में ये विद्रोह सांप्रदायिक हो गया था। सांप्रदायिक कैसे? क्योंकि होता क्या था कि शुरुआत में जितने भी केरल में जो मोपला जगह में विद्रोह हुआ था, उसमें क्या था, जितने भी जमींदार थे वो हिंदू थे। और जितने भी उसमें किसान काम करते थे, कृषक जो लेबरी मजदूरी करते थे, तो वो क्या, वो मुसलमान थे। तो हुआ क्या कि इसमें ये भड़क गए और इनसे कहा गया कि ये देखो हिंदू जो जमींदार है ये आपका शोषण करते हैं। और इससे क्या हुआ था कि पहले तो ये कृषक अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध में ये आंदोलन हुआ था, पर बाद में ये आंदोलन जो है सांप्रदायिक हो गया था। तो ये जो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, और इसका ऑप्शन हो गया बी। अब देखो अगस्त प्रस्ताव की थोड़ी सी कहानी सुनो। तो हुआ क्या था कि देखो 1937 में ये सी चीजें जितनी मैं बता रहा हूं उसको आप चीज याद रखिएगा दिमाग में। जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में मेरी ये बात क्लिक होनी चाहिए। ठीक है, बात को समझना। 1937 में एक प्रांतीय चुनाव हुए थे। और प्रांतीय चुनाव में क्या हुआ था कि कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। और कांग्रेस ने लगभग 7-8 स्टेट्स में सरकारें बनाई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि जब सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, तो उसमें कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और कांग्रेस के लोगों के जो प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता था, जो चीफ मिनिस्टर था, तो वो बन गए थे। तो देखो उसमें कौन कौन किस किस राज्य में मतलब कांग्रेस को मेजॉरिटी मतलब बहुमत प्राप्त हुआ था और किसमें बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तो ये भी सुनना। ठीक है। तो देखो मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत जिसको एमपी कहा जाता है, बिहार, उड़ीसा और बम्बई। ठीक है। उसके बाद में देखो किस राज्यों में और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। तो देखो सबसे पहले ये तुम्हारा बंगाल, उसके बाद कौन राज्य था? असम और उत्तरी पश्चिमी प्रांत। ये जो प्रांत है इसको उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, इसको बोला जाता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है दोस्तों। तो देखो अगर ये पूछा जाए कि कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो टोटल 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और ये पूछा जाए कि किस राज्य में कांग्रेस का कौन सा व्यक्ति मंत्री प्रधानमंत्री था, तो देखो बंबई में कौन प्रधानमंत्री था कांग्रेस का? इनका नाम था बीजी खरे। ठीक है। दूसरा यूपी, यूपी में जो प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था गोविंद
वल्लभ पंत। ठीक है दोस्तों, तो यूपी में बना था गोविंद वल्लभ पंत। दूसरा मद्रास, मद्रास में बने थे सी राजगोपालचारी। यही सी राजगोपालचारी के बारे में एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आजाद भारत में पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल यही बने थे, सी राजगोपालचारी, आजादी के बाद में 1947 में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो उड़ीसा में कौन प्रधानमंत्री बना था कांग्रेस का, तो इनका नाम था हरे कृष्ण मेहताब। ठीक है, अब देखो बिहार में, बिहार में बने थे श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूं उसको नोट भी करते जाया करो। और मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत में बने थे डॉक्टर खरे। और एक और राज्य का सुनो प्रधानमंत्री कौन बना था, तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोला जाता था, तो इसके थे खान साहब। तो देखो हुआ क्या था कि जब, अब पूरी कहानी समझना, तो जब इन सब राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन गई, तो क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार अच्छी तरीके से रन कर रही थी और इसके जो मंत्री प्रधानमंत्री थे वो भी बन गए थे। पर जब 1939 में विश्व युद्ध चालू हो गया जर्मनी के विरुद्ध में, तो क्या हुआ, अंग्रेजी की सरकार ने, मतलब जो ब्रिटेन में अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने क्या किया कि भारतीयों से बिना पूछे या भारतीय नेताओं से बिना पूछे भारत को विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ में ले लिया। कहा कि अब भारत भी विश्व युद्ध में कूद गया है। तो अब बात को समझना कि वैसे ही भारत की स्थिति डंबाडोल है, भारत की आर्थिक स्थिति भी डंबाडोल है। और अगर भारत को एक विश्व युद्ध में कुदाने का मतलब यह है कि भारत की आर्थिक स्थिति और भी नीचे चली जाएगी। तो देखो फ्रांस, भारत और ब्रिटेन ये जर्मनी के खिलाफ विश्व युद्ध में शामिल हो गए और भारतीयों के बिना पूछे इन्होंने विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो इसके विरोध में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने कहा कि हम जो है इस्तीफा दे देंगे, हम भारत को विश्व युद्ध में नहीं ढकेलना चाहते हैं। तो देखो 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस की सरकार, जितने भी राज्य में कांग्रेस की सरकारें थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखो जब कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दे दिया, ये कुल शासन इन्होंने किया था 28 महीने कांग्रेस की सरकारों ने। अब देखो जब कांग्रेस की सरकार इस्तीफा दे देती है तो मुस्लिम लीग मनाती है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस इसको इंग्लिश में कहते हैं डिलीबरेंस डे। ठीक है, तो ये देखो मुक्ति दिवस मना रहे हैं। और मुक्ति दिवस कब मना रहे हैं, देखो 22 दिसंबर 1939 को फ्राइडे का दिन था। तो ये कहानी होती है। उसके बाद क्या होता है कि फिर 1940 में एक होता है रामगढ़ का कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस अधिवेशन होता है। तो जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें यह कहा जाता है कि अगर हम ब्रिटिश सरकार को युद्ध में, अगर हम तब सहयोग कर सकते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे। तो कांग्रेस ये कह रही है कि अगर केंद्र में ये क्या किया जाए, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार का गठन किया जाए तो हम मतलब आपको विश्व युद्ध में समर्थन कर सकते हैं। तो 1940 में 8 अगस्त 1940 में लिन लिथगो
लीन लिथगो ने क्या किया कि इन्होंने कुछ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो ये प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो ये देखो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। कौन लाया इसको? लीन लिथगो लाया। ठीक है, और इसका क्या क्या पॉइंट थे? तो पहला पॉइंट सुनो कि डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि युद्ध के बाद में क्या होगा कि एक भारतीय प्रतिनिधियों द्वारा संविधान निर्माता संस्था का गठन किया जाएगा, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। तो बात को समझ गए। पर अब होता क्या है कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा, अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो ये सब पॉइंट अगस्त प्रस्ताव में लेकर आता है। पर जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं और महात्मा गांधी इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देते हैं। ये कहते हैं कि ये जो अगस्त प्रस्ताव लीन लिथगो जी लाए हैं, तो ये एक ऐसी कील है जो दरवाजे पर जंग लगी कील के बराबर है ये। और गांधी जी ने इसके बारे में कहा कि इससे राष्ट्रवादी और उपनिवेशी सरकार के बीच में खाई और चौड़ी हो जाएगी। तो देखो इस तरह से ये कहानी थी। तो मोपला विद्रोह पहले का आंसर हो गया बी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर्ड नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है गांधी जिंदा वार्तालाप, दूसरा दिया है कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन, तीसरा दिया गया है चौरी चौरा कांड, और चौथा दिया गया है गदर पार्टी की स्थापना। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन से हम लोग देखते हैं चीजें। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ था 1937 में हुआ था, और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी पूरी आपको कहानी बताई है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को ये हुआ था। और 5 फरवरी 1922 को क्या होता है कि कुछ पुलिस वाले चले जाते हैं और पुलिस वाले को 22 पुलिस वालों को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक कुछ जो हिंसक भीड़ होती है वो इनको 22 पुलिस वालों को जला देती है। इससे क्या होता है कि गांधी जी नाराज हो जाते हैं और असहयोग आंदोलन को रद्द कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है चौरी चौरा कांड। फिर गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना देखो लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। तो ये 1913 में की थी लाला हरदयाल ने। कहां पर की थी? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अब देखो गांधी जिन्ना वार्तालाप क्या होता है? गांधी जिन्ना के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जिन्ना जी पाकिस्तान के बराबर वो गा रहे थे, तो इसको समझाने के लिए गांधी और जिन्ना के बीच में एक वार्तालाप होता है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना थे पाकिस्तान से कम की बात पर वो कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो बात को समझे, ये होता है 1944 में। अब देखो ये कब होता है? देखो एक आता है CR फार्मूला। ये कब आता है? 10 जुलाई 1944 को। देखो इसमें ये 10 जुलाई 1944 को आता है। तो इसमें जो राजगोपालचारी जी हैं जो मद्रास के मतलब बाद में प्रधानमंत्री भी 1937 में बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और बाद में ये आज़ादी के समय में, आज़ादी के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल भी भारतीय बनते हैं। तो ये क्या होता है कि एक ये प्रस्ताव लेकर आते हैं, और ये जो फार्मूला लाते हैं उसी को कहा जाता है CR फार्मूला। ये देखो क्या लाते हैं फार्मूला, ये समझो बात को। देखो ये कह रहे थे कि जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है उस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में आज़ादी के बाद में एक हम कमीशन की नियुक्ति करेंगे, और उस कमीशन की नियुक्ति के लिए हम क्या करेंगे, वो कमीशन क्या करेगा कि एक सीमा का मार्केशन करेगा। मतलब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ पे मार्किंग करेगा, यहाँ पे मार्किंग करेगा। और फिर उसमें क्या होगा कि जो राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, ये वहां पे जाके प्रचार करेंगे। जब ये वहां पे जाके चुनाव प्रचार करेंगे उसके बाद क्या होगा, वहां पे वोटिंग होगी। अब वोटिंग किस आधार पे होगी, समझना बात को। वोटिंग में एक प्रश्न होगा कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं या भारत के साथ संबंध विच्छेद करना चाहते हैं। मतलब
वो भारत चाहते हैं या पाकिस्तान चाहते हैं, ये वहीं पे जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया वहां पे वोटिंग होगी। प्रश्न यही होगा। बात को समझे आप। अब देखो क्या होता है कि जब ये वोटिंग होगी, उससे पहले जैसे आज चुनाव के समय होता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी बातें जो हैं, अपने अपने जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने रखती है और जनता फिर वोट देती है, किसको सीएम बनाना चाहती है, किसको जिताना चाहती है, इस पार्टी का एजेंडा क्या है। तो कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, ये सभी पार्टियां वहां जाके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में प्रचार करेंगी और उसमें अगर वोटिंग होगी उसके बाद अगर मुसलमान जो मेजॉरिटी एरिया वहां पे लोगों को लगता है कि पाकिस्तान बनना चाहिए तो पाकिस्तान हम बनाएंगे। और अगर पाकिस्तान अगर इसमें वोटिंग होती है और मतलब जो मेजॉरिटी लोग हैं वो ये कह देते हैं कि नहीं हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो आप ठीक है भारत के साथ आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पाकिस्तान भी बनेगा तो इन्होंने ये कहा कि कुछ जो देश विभाजन की स्थिति में कुछ जो मुद्दे हैं उसमें आपसी समझौता किया जाएगा। मतलब कौन कौन से मुद्दे हैं तो देखो, एक है रक्षा का मुद्दा, ठीक है, एक है विदेश मामले, उसके बाद व्यापार, संचार। तो ये सब जो मुद्दे थे ना, तो ये सब मुद्दे ये कह रहे थे इसमें आपसी सहमति के द्वारा एक एक तरह से कंबाइंड एक तरह से मैकेनिज्म बनाया जाएगा, ये कह रहे थे। और ये सब चीजें तभी होंगी जब देश आजाद होगा। बात को समझ गए। पर इसको क्या हुआ कि इसको मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना मानने को तैयार नहीं थे, इस फार्मूले को जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। बात को समझ रहे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ था, सीआर फार्मूले के बाद गांधी जी और जिन्ना के बीच 9 से 27 सितंबर के बीच में इनके बीच में बातचीत चलती रही। और इसी बातचीत के समय में गांधी जी ने जिन्ना को क्या कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना की उपाधि है जिसको कहा जाता है कायदे आजम, ठीक है, कायदे आजम गांधी जी ने ही दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना को ये उपाधि दी है। बात को समझे। तो इसमें मतलब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग पर अटल रहकर वार्ता को असफल कर दिया था। तो ये थी गांधी जिन्ना वार्तालाप। तो देखो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। तो बात को समझ गए, गांधी और जिन्ना के बीच में जो वार्तालाप हुई थी और क्या क्या हुआ था। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्ड इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर्ड। बात को समझे। तो अब देखो इसमें बताना कि कौन सा पेयर्ड नहीं है। तो देखो पहला दिया गया संथाल विद्रोह, दूसरा दिया गया कोल विद्रोह, तीसरा ऑप्शन दिया गया खांसी विद्रोह और चौथा ऑप्शन दिया गया है अहोम विद्रोह, ठीक है। तो देखो सबसे पहले संथाल विद्रोह देखो, तो संथाल विद्रोह होता है 1855 से 1856 होता है, ठीक है। तो ये जो है 1857 की क्रांति से पहले ये सबसे ज्यादा जो है ना वो संगठित मतलब विद्रोह था अंग्रेजों विरुद्ध में। तो इसको संथाल विद्रोह को कौन नेतृत्व करता है, तो एक है सिद्धू, एक है कानू, एक है भैरव, ठीक है। तो ये था संथाल विद्रोह। ये उसके बाद में देखो क्या होता है कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह देखो देखो कोल विद्रोह, कोल विद्रोह भी 1831 में हुआ था और ये हुआ था छोटा नागपुर में। बुद्धो भगत के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। अब चलो अगला देखते हैं इसमें क्या, ये दोनों पेयर्ड हैं। अब उसके बाद देखते हैं खांसी विद्रोह। तो खांसी विद्रोह भी देखो 1829 में हुआ था और मेघालय में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था तीरथ सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये वाला भी पेयर्ड है। अब देखो अहोम विद्रोह 1815 लिखा हुआ है, ये 1815 नहीं, ये हुआ था 1828 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोमधर कुंवर। कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था देखो, जो इन्होंने ईस्ट बर्मा का युद्ध हुआ था, जो बर्मा के युद्ध के बाद में इन्होंने क्या किया था, असम
और बर्मा के लोगों से कुछ वादे किए थे अंग्रेजी सरकार ने, और उस अंग्रेजी सरकार ने इन वादों से मुकर गई थी। तो इसकी वजह से असम के कुलीन वर्ग के लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर मतलब वादे पर मुकरने का आरोप लगाया था, और इसकी वजह से ये असम में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात, इसमें देखो ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। ये कह रहा है कि सबसे बाद की कौन सी घटना है। ठीक है, तो सबसे बाद की घटना कौन सी है, ये चीज हमको बतानी है। तो देखो, कांग्रेस और लीग के बीच में समझौता हुआ था 1916 में। ठीक है, मुक्ति दिवस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये बनाया गया था 1939 में। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना ये कब हुई थी? 1919 में। उसके बाद में कांग्रेस सोशलिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। तो देखो सबसे बाद में कौन सी हुआ है? युवा मुक्ति दिवस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ये बी ऑप्शन। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध कब लड़ा गया था। तो देखो चार ऑप्शन दिया गया, 1978 से 80, 1910, तो 1919 और 1842। तो देखो इसका ऑप्शन है सी सही, और तृतीय आंग्ल जो अफगान युद्ध हुआ था वो 1919 में लड़ा गया था। ठीक है, अब देखो आंग्ल अफगान युद्ध की थोड़ी सी समरी सुनो। देखो जो पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1839 से 1842 के बीच में। अब देखो ये युद्ध क्यों हुआ था, अब इसकी समरी समझना। तो देखो एक पेशावर जो क्षेत्र होता है, एक पेशावर क्षेत्र होता है, इसमें महाराजा जो पंजाब के राजा थे जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, तो इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था, और अफगानिस्तान का जो शासक था वो भी इस पेशावर क्षेत्र को पाना चाहता था। अब देखो इसमें जो पेशावर उस समय अफगानिस्तान का जो शासक होता है वो होता है दोस्त मोहम्मद, और एक जिसको हटा के दोस्त मोहम्मद बना है वो था शाह सुजा। तो शाह सुजा क्या था कि शाह सुजा गद्दी प्राप्त करना चाहता था अफगानिस्तान की, और जो दोस्त मोहम्मद था ये वहां पे शासन कर रहा था, और दोस्त मोहम्मद चाहता था पेशावर जिला को। तो दोस्त मोहम्मद ने अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के पास में एक जो है प्रस्ताव भेजा, और उस प्रस्ताव में ये कहा कि अगर आप हमको पेशावर जिला दिला दें तो हम आपके साथ में संधि कर लेंगे और समझौता हम कर लेंगे। पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब इसके बीच मजबूर होकर दोस्त मोहम्मद ने क्या किया, रसिया के साथ में और फारस, तो फारस के साथ में समझौता कर लिया। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों को ये लगा कि रसिया और फारस के साथ में ये गुटबंदी करके ये हमारे मतलब भारत की मतलब जहां हम शासन कर रहे हैं उसकी सुरक्षा पर ये खतरा हो सकता है। तो इससे क्या हुआ कि जो उस समय का गवर्नर जनरल था, तो वो गवर्नर जनरल क्या हुआ कि वो बहुत ही गुस्सा गया, उसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या किया, देखो एक त्रिदलीय संधि बनाता है 1836 में, किसके किसके साथ मिलके, 1836 में किसके साथ मिलता है, एक तो ये पंजाब राज्य के राजा रणजीत सिंह, ठीक है, और दूसरा शाह सुजा, और अपना खुद भी अंग्रेजी सरकार। तो ये तीनों लोग क्या करते हैं, आपस में एक त्रिगुट बनाते हैं, और जब ये त्रिगुट बनाते हैं, पंजाब का शासक शाह सुजा है, पंजाब का शासक जो महाराजा रणजीत सिंह है, शाह सुजा ये जो पाना चाहता है गद्दी, और तीसरा अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजों को भी तो अपने हितों की सुरक्षा करनी है। तो ये तीनों क्या करते हैं, अफगानिस्तान पर अटैक कर देते हैं, और अफगानिस्तान पर जब अटैक कर देते हैं तो उस अटैक से क्या होता है कि दोस्त मोहम्मद तो ये लोग बंदी बना लेते हैं, और दोस्त मोहम्मद को बंदी बना के शाह सुजा को गद्दी पर बैठाल देते हैं। तो ये था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का। तो ये कब से बीच में हुआ था, 1839 से 44 तक। ठीक है, अब देखो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध देखो।
ये हुआ था 21 नवंबर से 21 नवंबर 1878 में। ठीक है, 21 नवंबर 1878 में हुआ था और 1879 में ये खत्म हुआ था किसके साथ में? गंडमक की संधि के साथ। अगर ये बोलें कि गंडमक की संधि कब हुई थी, तो गंडमक की संधि हुई थी मई 1879 में। और किसके किसके बीच में हुई थी ये? अंग्रेजों और याकूब खान, याकूब खान के बीच में हुई थी ये संधि। इससे क्या, इसमें इन्होंने क्या कहा था? इससे क्या इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने ये कहा कि हम जो अफगानों को 6 लाख रुपए वार्षिक देंगे। ठीक है, और अंग्रेजों को देखो 2 जिले प्राप्त हुए। एक जिला था जिसका नाम था पिसीन और दूसरा था सिबी। एक सिबी जिला था और एक पिसीन। ये दोनों जिले अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे अफगानिस्तान से, और इन्होंने कहा था हम 6 लाख रुपए वार्षिक अंग्रेज देंगे अफगानियों को। तो ये बात को समझ गए कि नहीं? इस तरह से देखो, अफगानिस्तान, अंग्रेजों की जो अफगानिस्तान पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है, कोई भी इसमें कैंडिडेट नहीं है। समझ रहे हैं बात को, कि कोई भी क्लैरिटी नहीं है। कभी ये युद्ध करते हैं, कभी ये संधि करते हैं और बाद में पैसे भी देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि तीसरा जो होता है अफगान युद्ध, वो होता है 1919 में। और ये किस वजह से होता है? ये देखो, एक अफगानिस्तान और रसिया के बॉर्डर पे एक जगह का नाम है जिसका नाम है पंचदेह। तो पंचदेह ये जो एरिया था, इस पे रसिया भी वो कर रहा था मतलब दावा, और अफगानिस्तान भी दावा करता था। और इसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों और रसिया के बीच में प्रतिद्वंदिता की वजह से ये युद्ध हुआ। ठीक है, अब इसमें और अफगानिस्तान का एक जो अमीर था उसका नाम था हबीबुल्ला। तो हबीबुल्ला की हठ धर्मता की वजह से ये युद्ध, आंग्ल अफगान का ये तीसरा युद्ध हुआ था। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ? सी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन दहन पोषक है, मतलब कौन जलने में सहायक करता है? तो इसमें 4 गैसें दी गई हैं। पहली गैस है हाइड्रोजन, दूसरी गैस है नाइट्रोजन, तीसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी गैस है ऑक्सीजन। तो देखो, जो ऑक्सीजन गैस है वो दहन पोषक है, मतलब ये स्वयं नहीं जलती है परंतु जलने में सहायक होती है। तो ये किस प्रकार की गैस है? देखो, रंगहीन गैस है, ये स्वादहीन है और जल में अल्प विलेय है। और ये देखो O2 इसको बोला जाता है। तो मतलब देखो कि 2 परमाणु मिलके एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन ऑप्शन होगी। अब देखो वायुमंडल में, देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वायुमंडल में गैसों का जो गैस है वो कितनी कितनी मात्रा में है। तो पहला देखो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना है? 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 20.24 है। तो ये तो सबको याद हो जाता है। इसके बाद में आर्गन और CO2 और नियॉन, ये आता है पेपर में। तो जैसे ये आर्गन है, ये CO2 है और नियॉन। ठीक है, और ओजोन कहा जाए तो ओजोन ये होती है वायुमंडल में 0.00006%। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक हायरार्की बनाओ तो क्या होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2 और फिर नियॉन और हीलियम। इस तरह से ये घटते हुए क्रम में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मूत्र में प्रायः कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है आपको कि कौन सा विटामिन है जो मूत्र के द्वारा निकल जाता है। तो विटामिन ए निकलता है कि विटामिन बी निकलता है कि विटामिन सी निकलता है कि विटामिन डी के निकलता है? तो देखो इसका ऑप्शन होगा सी। विटामिन सी जो होता है वो मूत्र से
उत्सर्जित हो जाता है। अब देखो मूत्र की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, मतलब ये नेचर में क्या होता है, एसिडिक, ठीक है। और इसका जो अगर कंपोजिशन का है तो कंपोजिशन देखो इसका क्या होगा, तो मूत्र में जो जल होता है वो 95% होता है। यूरिया, यूरिया कितना होता है, 2%। और एक होता है यूरिक अम्ल, तो यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है 0.05%। तो देखो ये हो गया इसका कंपोजिशन। अब देखो इसका जो पीला रंग होता है मूत्र का वो किसकी वजह से होता है, तो ये पेपर में बहुत आता है कि ये किस वजह से होता है इसका पीला रंग। तो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है यूरोक्रोम, और ये किससे निकलता है, ये निकलता है हीमोग्लोबिन से। तो हीमोग्लोबिन से निकलता है, जब इसका हीमोग्लोबिन का अपघटन होता है तो ये निकलता है यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम की वजह से ही मूत्र जो है पीला होता है। और मूत्र से कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, तो होता है विटामिन सी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है ऋणात्मक होती है, तो वह पदार्थ कौन सा होता है। तो देखो इसका क्वेश्चन याद रखना हमेशा से कि जो पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है या अल्प होती है उसको कहा जाता है प्रतिचुंबकीय, ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय इसको कहा जाता है। प्रतिचुंबकीय मतलब ये क्या होता है कि जब चुंबक दो आपस में रखे जाते हैं तो ये आपस में जैसे जो चुंबक आपस में अट्रैक्शन होता है जिनके बीच में, उनको बोला जाता है अनुचुंबकीय, ठीक है, लौह चुंबकीय, इस तरह से बोला जाता है। पर जो इनके बीच में मतलब एक तरह से बोला जाए कि उसको क्या बोलेंगे कि प्रतिकर्षण होता है जिनके बीच में, तो प्रतिकर्षण जो होता है वो जो होते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, इनका जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो निगेटिव होती है। तो कौन कौन से प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं देखना, एक होता है सोना, चांदी, बिस्मथ और जल, ये होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि पहले जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए। तो इसमें हमको दिया गया 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरा कह रहा है आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घट जाएगा, तीसरा कह रहा है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, और चौथा ऑप्शन कह रहा है पानी जम जाएगा। तो सबसे पहले देखो एक ये मैप समझना, ये ग्राफ, देखो ये ग्राफ है, ये डेंसिटी होता है और इस तरफ होता है तापमान, ठीक है। और डेंसिटी बराबर देखो क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये देखो ये फार्मूला ये याद रखो। तो डेंसिटी और जो वॉल्यूम है वो एक तरह से क्या है, रिवर्स रिलेशन में होते हैं। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बात को समझ रहे हो। तो देखो ये 4 डिग्री पर क्या होता है कि डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो 4 डिग्री पर जब डेंसिटी तुम्हारी मैक्सिमम है 4 डिग्री में, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम और भी कम हो जाएगा, ठीक है। बात को समझे कि नहीं। तो हो क्या रहा है कि पहले जल का आयतन क्या करेगा, अब जैसे तापमान क्या है, तापमान 9 डिग्री से गिरा के 3 डिग्री आ रहा है, ठीक है। जैसे ये तापमान है तो ये 4 है, उसके ये मान लो तापमान बढ़ रहा है, तो ये 4 डिग्री है, ये 5 डिग्री है, ये 6 डिग्री है, मान लो ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। अब पहले तापमान गिरा के हमें 9 से 3 लाना है। तो ये देखो इधर क्या हो रहा है, इधर देखो डेंसिटी बढ़ रही है। तो डेंसिटी जब बढ़ रही है, देखो इधर से बढ़ रही है, तो जब डेंसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो 4 डिग्री तक तो वॉल्यूम कम होगा, और उसके बाद में डेंसिटी कम हो रही है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहले डेंसिटी आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा। बात को समझ गए कि नहीं, चाहे नहीं तो एक बार और समझो। ये देखो ये 4 डिग्री है और ये तापमान है, और ये क्या है, डेंसिटी है। और एक फार्मूला होता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर देखो तापमान हमें गिराकर 9 डिग्री से
घटा के 3 डिग्री लाना है तो 9 इधर होगा कहीं और 3 डिग्री कहीं इधर होगा, तो हम इधर से इधर आएंगे। तो जब इधर से इधर आएंगे तो देखो डेंसिटी जो है बढ़ रही है। देखो ये पहले कम है, फिर थोड़ा देखो ये बढ़ रही है कि नहीं, ये देखो बढ़ रही है, इस तरह से बढ़ रही है। तो पहले वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, और बाद में वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए? तो इसका आंसर क्या होगा, सी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहुलक दो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? तो ये थोड़ा गलत छप गया है, इसको थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो देखो जो चीज मतलब क्या होती है कि जो बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में उपयोगी होता है उसको कहा जाता है टेफ्लॉन। ठीक है, तो टेफ्लॉन क्या होता है, ये कार्बन टेट्रा फ्लोराइड का बहुलक होता है। ठीक है, तो कार्बन टेट्रा फ्लोराइड का ये बहुलक होता है, और इसमें क्या होता है कि ये ऊष्मा प्रतिरोधी होता है और रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। मतलब होता है क्या है कि इसमें कोई भी चीज चिपकती नहीं है, तो इसी को टेफ्लॉन। बर्तन जो बनते हैं ना नॉन स्टिक, तो नॉन स्टिक जो बर्तन बनते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, टेफ्लॉन का। अब देखो 11वां क्वेश्चन है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किस किस से प्रवेश करता है? पहला ऑप्शन दिया गया मच्छर से, दूसरा दिया गया दूषित भोजन से, तीसरा दिया गया थूक से, और चौथा दिया गया है कुत्ते से। तो देखो दूषित भोजन से पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, और पोलियो क्या है? पोलियो एक विषाणु जनित बीमारी है। मतलब ये वायरस से होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखो कंप्यूटर मॉनिटर को जाना जाता है वीडियो को रूप में। वीडियो को क्या कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो वीडियो के नाम से कंप्यूटर मॉनिटर को जाना जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एलईडी को क्या कहा जाता है? लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। अब देखो 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हवाई जहाज में जो पाया जाने वाला ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है नारंगी रंग का होता है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लाल रंग का होता है, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है कि नीले रंग का होता है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि काले रंग का होता है। तो देखो अभी आपने देखा होगा जब 8 दिसंबर को एक बहुत दुखद घटना हुई थी, जिसमें 8 दिसंबर में हमारे देश के जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, उनकी देहावसान हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो ये हेलीकॉप्टर रशियन हेलीकॉप्टर MiB-5 जा रहा था, उसमें पूरा ये जल कर राख हो गया था, केवल ब्लैक बॉक्स बचा था। तो देखो ये क्या रंग का होता है, ये समझना पहले बात को। तो ये जो ब्लैक बॉक्स पाया जाता है ये पहले नारंगी रंग का होता है। इसका नाम जरूर ब्लैक बॉक्स है पर ये होता है नारंगी रंग का। ठीक है, अब ये किस धातु का बना होता है ये भी समझना। तो ये बना होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु का ये बना होता है, और पहले इसको लाल रंग के कारण इसको कहा जाता था रेड एग। ठीक है, अब देखो ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है कि देखो कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी हवाई जहाज का कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अब हमें बताने वाला तो कुछ भी बचा नहीं है कि ये हादसा कैसे हुआ था। तो ब्लैक बॉक्स में सारी जो एक्टिविटी होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है, और ये इतनी मजबूत धातु का बना होता है कि ये अगर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर में आग भी लग जाती है फिर भी ये जलता नहीं है। मतलब ये इतना सॉलिड सब्सटेंस का बना होता है। बात को समझ गए कि मतलब इसमें इतना अच्छा मटेरियल यूज होता है ये टाइटेनियम का, और उसमें क्या होता है कि सारी एक्टिविटी कैमरा वैमरा वगैरह सब लगा रहता है, तो सारी एक्टिविटी ऑडियो रिकॉर्डर सब होता है, तो उसमें सब चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। अब उससे पहले हमें ये बाद में पता चल जाता है उसकी जब एग्जामिन करते हैं
कि ये जो हवाई जहाज में हादसा हुआ ये किस वजह से, उससे पहले क्या ये पायलट क्या बात कर रहा था, उसमें जो पैसेंजर थे वो क्या बात कर रहे थे। तो ब्लैक बॉक्स मिल गया था अभी इसमें, 8 दिसंबर वाला जो हादसा हुआ था इसमें भी ब्लैक बॉक्स मिल गया था। और इसके बारे में फिर बाद में हमको पता चला है कि ये जो बिपिन रावत जी का जो विमान जा रहा था उसमें मौसम की वजह से ये हादसा हो गया था। ठीक है, तो ये नारंगी रंग का होता है, विमान की सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए होता है ब्लैक बॉक्स। चलो अब ये देखो ब्लैक बॉक्स की इमेज है। ठीक है, ये देखो लिखा है फ्लाइट रिकॉर्डर, तो ये ऑरेंज कलर का होता है। अब देखो 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो क्या क्या सम्मिलित होता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में? तो ये कह रहा है कि स्वास्थ्य सम्मिलित होता है, शिक्षा होता है, कि जीवन स्तर की, ये सभी। तो देखो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ये सभी। तो ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं। और इसको कौन लागू करता है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक को? तो देखो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी बेमानव पहल। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी। चलो 15 क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन देखो थोड़ा गलत टाइप हो गया है इसमें। देखो ये कह रहा है जीवन के, ये जो है ना ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये लिखा हुआ है भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो देखो इसका ऑप्शन होगा ए, मारिस डी मोरिस। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है, तो मारिस डी मोरिस। मारिस डी मोरिस, इसके द्वारा ये विकसित किया गया था। और इसमें देखो इस सूचकांक में क्या क्या होता है, जैसे जीवन प्रत्याशा होता है कि आदमी की एवरेज एज कितनी है, कितने साल तक आदमी एवरेज जीता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या शामिल होता है, शिशु मृत्यु दर, और साक्षरता। तो ये सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए। तो ठीक है दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन की सीरीज थी, और इसके बाद अभी बिहार पीसीएस की भी एक टेस्ट और अपलोड होगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।